हेलो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर पार्ट्स। आज हम लोग 3 टॉपिक को स्टडी करेंगे। एक तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर एंड पैंक्रियाज। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा जो हम लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। हालांकि इस डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड भी है, लेकिन हम लोग इसको शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज लीवर एंड पैंक्रियाज। तो इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 पहले है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, देन चूँकि सलाइवरी ग्लैंड हम लोग पहले ही पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग लीवर एंड पैंक्रियाज का स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का डायसेक्शन करते हैं, खास करके ट्रांसवर्स सेक्शन, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब भी हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल करते हैं, इसमें हमें मुख्य रूप से 4 लेयर्स दिखाई देते हैं। द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज सीरोसा। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। It is made up of thin mesothelium cell। तो आउटर मोस्ट लेयर जो हम ये देख रहे हैं दिस इज सीरोसा। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद जो सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि दिस इज द सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर इज मस्कुलरिस। मस्कुलरिस म्यूकोसा, इसको हम लोग मस्कुलरिस म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। ये मेडअप ऑफ स्मूथ मसल्स। इसमें 2 लेयर्स होते हैं। इनर लेयर इज सर्कुलर एंड द आउटर लेयर इज लॉन्गिट्यूडनल। यानी आफ्टर द सीरोसा दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड दिस इज द inner layer, outer layer and inner layer. Outer layer is longitudinal and inner layer is circular, and both the layers collectively together called muscularis mucosa. This is muscularis mucosa. Submucosa, this is the second innermost layer. अगर ये देखें तो इनर मोस्ट लेयर के सेकंड नंबर पे आता है। इसका नाम है सबम्यूकोसा। दिस इज सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा लेयर। इसी लेयर में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व फाइबर्स सभी के सभी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज नर्व फाइबर्स। तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ज़्यादातर दे आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। एंड ऑफ कोर्स द इनर मोस्ट लेयर दिस इज कॉल्ड म्यूकोसा। म्यूकोसा हैव मेनी फोल्डिंग लाइक structure. It is irregular fold called rug
and finger-like projection called villi, which helps in absorption of water. This is villi. This is the histology of alimentary canal. एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम हिस्टोलॉजी को देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें, तो इसमें हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देते हैं. सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर हो गया, एंड म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर हो गया. तो ओवरऑल हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होते हैं. सिरोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. लीवर, लीवर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये रिलीज करता है एंजाइम, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. अब तक जितने भी ग्लैंड हमारे बॉडी में पाया जाता है, वी कंपेयर all the glands, then we will find that liver is the largest gland of the body. इसका वेट अगर देखा जाए तो इसका वेट करीब करीब 1.2 से लेकर 1.5 kg होता है इन अडल्ट ह्यूमन बींग्स. लीवर जो है ये हमारे बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होता है और डायफ्राम के ठीक ऊपर होता है. It means liver is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm. लीवर में 2 lobes होते हैं. It has 2 lobes, right lobe and left lobe. ये जो लोब होते हैं ना, इनके अंदर पाए जाते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स. ये हिपैटिक लोब्यूल्स है. ये हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन्स हिपैटिक सेल्स, और ये हिपैटिक सेल्स ही फॉर्मेशन करता है बाइल जूस का. ये बाइल जूस हिपैटिक सेल्स के पास बनता है और ये हिपैटिक लोब्यूल्स में रहता है. हिपैटिक लोब्यूल्स इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कहते हैं. ये जितने भी लोब्यूल्स हैं, they are covered with thin connective tissue. उसको हम लोग कहते हैं ग्लिसियंस कैप्सूल. तो ये जो छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, ये ऑल द लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिनको हम लोग ग्लिसियंस कैप्सूल कहते हैं. मैंने बताया आपको हिपैटिक सेल्स जो होते हैं यही सिक्रीट करते हैं बाइल को, और ये बाइल ट्रांसपोर्ट होकर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है. ये सारा का सारा बाइल जूस कलेक्ट इन द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इज थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर. गॉल ब्लैडर के अंदर, एक गॉल ब्लैडर के अंदर करीब करीब 30 to 50 मिलीलीटर बाइल जूस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इकट्ठा रहता है. यानी कि बाइल जूस जो भी है, इट कलेक्ट्स, गॉल ब्लैडर में ये कलेक्ट रहता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. जब ये गॉल ब्लैडर बाइल जूस रिलीज करता है, तो जिस डक्ट के द्वारा ये रिलीज करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले क्लास में, कि जो एंजाइम्स होते हैं दे हैव अ स्पेशल डक्ट फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन. इनके पास एक अपना डक्ट होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ये ब्लड के द्वारा कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि इनका नेचर है कैटाबोलिक. अगर ये ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होंगे तो ब्लड में मौजूद सभी एसेंशियल एलिमेंट्स ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे. इसीलिए दे हैव अ स्पेशल डक्ट. तो जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट. तो गॉल ब्लैडर से जो भी बाइल जूस बनेगा वो सिस्टिक डक्ट से ये आगे की ओर आएगा, और जब ये सिस्टिक डक्ट आगे जाके हिपैटिक डक्ट से मिल जाता है, मतलब गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकला वो बन गया सिस्टिक डक्ट.
ये सिस्टिक डक्ट किस डक्ट के साथ मिल जाएगा? हिपैटिक डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट कहाँ है? तो ये लीवर का डक्ट है। तो सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट ये दोनों यूनाइट होके बन जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यानी कि एक लीवर के अंदर बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स के पास हिपैटिक सेल्स हैं। हिपैटिक सेल्स से जो भी एंजाइम बना देख कहाँ कलेक्ट हो गए? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आया उस डक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? सिस्टिक डक्ट कह रहे हैं। सिस्टिक डक्ट आगे बढ़ा तो ऐसे एक गॉल ब्लैडर नहीं है, कई गॉल ब्लैडर होते हैं। तो सभी को अगर मिला दिया जाए तो हिपैटिक डक्ट के साथ इसको कम मिला दिया जाए तो ये बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट आगे बढ़ने के बाद पैंक्रियाज से आने वाले जूस जिसका नाम है पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस जिस डक्ट के द्वारा आता है उसका नाम है पैंक्रिएटिक डक्ट। दिस इज द पैंक्रिएटिक डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रिएटिक डक्ट ये दोनों यूनाइट हो जाते हैं और इनका नाम होता है हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट। ये हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा ये गार्ड किए जाते हैं। एंड फाइनली दिस हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट opens into duodenum for the digestion of food। तो दिस इज ऑल अबाउट लिवर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर से जो आने वाला बाइल जूस है ये फूड को एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। तो लीवर के बाद अब जो दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिनको हमको बहुत ज्यादा जरूरत है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड उसका नाम है पैंक्रियाज। तो नेक्स्ट हम लोग पैंक्रियाज को स्टडी करते हैं। पैंक्रियाज पैंक्रियाज जो है ये लीवर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हेट्रोक्राइन क्यों? क्योंकि इसके पास एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों पार्ट्स होते हैं। एंडोक्राइन उसको कहते हैं जो हार्मोन रिलीज करता हो। कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में जो सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको एंडोक्राइन कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम रिलीज करता हो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन। लेकिन पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन्स भी रिलीज करता है और एंजाइम भी रिलीज करता है। इसीलिए इसको हम लोग कंपोजिट ग्लैंड या इसी को हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो पैंक्रियाज जो है ये डुअल नेचर का हो गया। डुअल नेचर का मतलब एंडोक्राइन पार्ट। पैंक्रियाज को इसीलिए हम लोग कंपोजिट ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको कहते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसकी संख्या 1 से लेकर 2 मिलियन के आसपास होता है पैंक्रियाज के अंदर। इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट सोमैटोस्टेटिन। यहाँ पे जो अल्फा सेल है जो ग्लूकागॉन रिलीज करता है, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा सेल। बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन। जितने भी टाइप ऑफ सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं सबसे ज़्यादा नंबर उनमें बीटा सेल्स का होता है। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करता है और इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होता है एमंग ऑल द 3 सेल्स। इसके बाद अल्फा सेल का संख्या ज़्यादा होता है जबकि सबसे कम डेल्टा सेल्स पाए जाते हैं। कहाँ? इन इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में। अल्फा सेल के द्वारा रिलीज किया गया ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज किया गया इंसुलिन और डेल्टा सेल्स के द्वारा रिलीज किया गया सोमैटोस्टेटिन
ऑल आर हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन के पार्ट्स हैं। यहाँ पे इंसुलिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जब भी हम लोग फूड लेते हैं तो डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो फूड ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना हमारे ब्लड में, वो सभी के सभी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, जो कौन रिलीज करेगा? बीटा सेल। जबकि अल्फा सेल, जब हम लोग फूड का इंटेक नहीं करते हैं उस वक्त हमारे बॉडी में मौजूद ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी देने का काम करता है। तो एट दैट टाइम ग्लूकागोन इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ग्लूकागोन कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। जबकि ये जो है डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन रिलीज करता है और ये सोमैटोस्टेटिन दोनों को रेगुलेट करता है, अल्फा सेल को एंड बीटा सेल्स को, ये दोनों को रेगुलेट करेगा। जबकि दूसरा जो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज है उसमें जो सेल्स होते हैं उनका नाम है सेल्स ऑफ एसिनी। ये रिलीज करते हैं इंजाइम। इस इंजाइम का क्या नाम है? पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि पैंक्रियाज से रिलीज हो रहा है। इस पैंक्रियाटिक जूस में 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेज एंड लिपेज। ट्रिप्सिनोजेन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ट्रिप्सिनोजेन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करेगा, जबकि लिपेज ये फैट का डाइजेशन करता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियाज का, इसके पास 2 डक्ट होते हैं। एक डक्ट जो है उसका नाम है डक्ट ऑफ विर्संग, जो कि फंक्शनल होता है और यही डक्ट बाइल डक्ट के साथ मिल जाता है और बाद में यह हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का पार्ट बन जाता है। जबकि दूसरा जो डक्ट है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, ये नॉन फंक्शनल डक्ट है। नॉन फंक्शनल है, आप ऐसे भी कह सकते हो दिस इज द वेस्टिजियल डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। तो बच्चों अभी तो हम फिलहाल ये जानेंगे एक्सोक्राइन पार्ट, चूंकि आपके एनसीईआरटी बुक में अल्फा सेल बीटा सेल को थोड़ा सा मेंशन किया गया था, इसलिए मैंने डेल्टा सेल को भी पढ़ा दिया। दिस इज ऑल अबाउट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो डक्ट है ये फाइनली कहाँ ओपन होंगे? तो ड्यूडेनम में। ये भी डक्ट ड्यूडेनम में ही फाइनली ओपन होंगे, बाइल के साथ साथ पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रियाटिक डक्ट लेके आएगा पैंक्रियाटिक जूस, और ये भी ड्यूडेनम में डाइजेशन ऑफ फूड को कंप्लीट करने में मदद करते हैं।